कैसे एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपदा और आपदा प्रबंधन का यह अंतिम क्लास है। इसमें हम लोग पूरा आपदा प्रबंधन जो भी छोटी मोटी कमी रह गई है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक नई यूनिट की शुरुआत होगी। अगर आप लोग सजेस्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो होगा हम अच्छे से शुरू करेंगे ही, क्योंकि करनी तो पूरी 20 यूनिट है। ठीक है, अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर सेशन आए, बीच में एक दिन का भी गैप ना हो। एग्जैक्टली बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कम निकाल पाता हूँ। ठीक है, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, थोड़े कमेंट्स वगैरह आते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अंतिम क्लास है आपदा प्रबंधन की। याद रखिएगा, इसके पहले जितने सेशन आए हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा करंट अफेयर पे क्या चल रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या मुद्दे उठ रहे हैं, उतना नज़र बना लीजिएगा। बस इतने ही टॉपिक से आप यूपीएससी के हर क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। भूकंप। आज हम लोग बात करेंगे भूकंप की, एक आपदा और उसका प्रबंध। ठीक है, भूकंप एक आपदा है, सीधी सी बात है, और एक उसका प्रबंध। एक क्वेश्चन लेते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, और एक उस क्वेश्चन के तहत ही हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, हाल के वर्षों में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में भूकंप की बारंबारता तथा भूकंप के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रमुख कारणों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट करें कि परिवहन के अत्यधिक विकसित न होने के कारण आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहाँ परिवहन को भी जोड़ दिया यूपीएससी ने, और ये भी बताया कि बारंबारता क्यों हो रही है, ये भी बताना है हमें, और मुख्य कारण क्या है ये भी बताना है, और पूर्वी क्षेत्र में क्यों हो रही है ये भी बताना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कैसे एक वे में और कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए उन सब पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि उत्तरी पूर्व राज्य ही क्यों लिया गया, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, भूकंप सच में वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भूकंप का जो एक छोटा सा वो होता है, क्या कहते हैं, परिभाषा हो गई या हिंट हो गया, उन सब चीज़ों को लेके, या कोई आपके पास रिपोर्ट वगैरह है ना, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आंतरिक और बाह्य बलों के कारण पृथ्वी की सतह पर असंतुलन उत्पन्न होता है। इस असंतुलन को साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी की सतह पर संचलन होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक सा। अब इसको क्या समझाऊं, आप समझ रहे हो ना, पृथ्वी के अंदर या बाहरी कारण बलों की वजह से एक असंतुलन पैदा हुआ। अब उस संतुलन को पृथ्वी सही करेगी, जब सही करेगी तो उथल पुथल मचेगा ही मचेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भूकंप कहते हैं। देखो, भूकंप आने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण है और दूसरा कौन सा कारण है, मानवीय कारण है। अगर सॉरी अगर प्राकृतिक कारण की बात करें तो सबसे पहला है ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। जो प्लेटें हैं उनकी गति से, जो पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें हैं, जिसे हम लोग जानते हैं प्लेट विवर्तिका का जो सिद्धांत है, अगर वो देखें तो उनकी वजह से भी ये हो सकता है। भ्रंशन की क्रिया, जैसे भ्रंशन की क्रिया मतलब दो जगह दरार है बीच में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। वलन क्रिया, फोल्डिंग, मतलब जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, तो वहाँ पे क्या हो रही है, मिट्टी फोल्ड हो रही है, इस वजह से भी भूकंप आ सकता है। भूस्खलन, भूस्खलन से भी हो सकता है कि बहुत बड़े स्तर पे क्या हुआ, कोई चट्टान या कुछ गिरा जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचल हुई, और इस वजह से भी भूकंप आ सकता है। उल्का पिंडों, जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी से टकरा गए, वो आए सीधा गिरे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चोट पहुंची, इस वजह से भी थोड़ी सी भूकंप आ गया। तो ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसको रोका नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। इन घटनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं, उनमें प्रभाव के क्षेत्र को कम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बचाव क्षेत्र पे आप काम कर सकते हैं। इसी को तो कहते हैं आपदा प्रबंधन, यही हमें पढ़ना है। अब देखिए, मानवीय कारण क्या है, इसको रोका जा सकता है। जैसे हमने बड़े बड़े बांध बना दिए, अब बांध बनाने से क्या होगा, देखिए जैसे हमने बांध बनाया तो पानी एक जगह बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होगा। अब भाई कहीं पर भी बहुत बड़े, जहाँ पे पहले कुछ नहीं होता था, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। जब दबाव पड़ेगा तो पृथ्वी की जो नीचे की संरचना है वो नीचे दबेगी। जब नीचे दबेगी तो नीचे क्या होगा, सीधी सी बात है, जो संतुलन है वो नहीं रह पाएगा। उस संतुलन न रहने की वजह से भूकंप आ सकता है। इसीलिए अगला है
खाद्यान्नों में विस्फोट से। अब खाद्यान्न मतलब हम नीचे खुदाई कर रहे हैं और हमें कहीं जाना है, कोई चट्टान को तोड़ना है, तो चट्टान के लिए हमने क्या किया, विस्फोट किया। अब विस्फोट का जो असर था वो ज़्यादा व्यापक हो गया, अंदर तक चला गया, तो वहाँ से जो ऊपरी सतह है वहाँ भूकंप आ जाएगा, वो हिल जाएगा, है ना। ये हो सकता है। आगे मानवीय क्रियाओं से भूस्खलन, जैसे कोई हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, भूस्खलन हो सकता है, लेकिन तब भी बिल्डिंग बना रहे हैं, सुभेद इलाका है, लेकिन इस वजह से भी क्या हुआ, भूस्खलन हुआ, और भूस्खलन से बहुत बड़े स्तर पे आंतरिक संरचना में बदलाव हुआ, इस वजह से भूकंप आ सकता है। आगे परमाणु बम विस्फोट, जैसे आजकल जानते हैं बहुत सारे बमों का परीक्षण किया जाता रहता है, उससे भी भूकंप आ सकता है। और आगे समुद्री रॉकेट का परीक्षण, समुद्र के अंदर करते हैं, वो समुद्र के अंदर गए, बहुत बड़े स्तर पर विस्फोट किए, जिससे पृथ्वी की जो संरचना है उसमें दिक्कत आई और एक असंतुलन पैदा हो गया, इसी वजह से भूकंप आ गया। तो ये कुछ मानवीय कारण है और ये कुछ प्राकृतिक कारण है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक कारण से हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन मानवीय कारण से हम बचा जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में भूकंप की बारंबारता के क्या कारण है, काफ़ी स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, यही बातें आपको एग्जाम में लिख के आना है कि हिमालय मतलब वह क्षेत्र में ऐसा क्यों है। पूर्वी, ध्यान रखना हिमालय का ही क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र का वह भाग जहाँ टेक्टोनिक हलचल सामान्य घटना है, क्या है, सामान्य घटना है, तो यह एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट का आप देख रहे होंगे कि जो यूरेशिया की प्लेट है उससे एशिया की जो ये प्लेट है, भारतीय जो प्लेट है, वो भिड़ रही है। अब भिड़ने की वजह से क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, हलचल पैदा होगी, इसीलिए वहाँ पे लगातार भूकंप आती है, ये एक सामान्य घटना है। अब सामान्य है तो आप कैसे बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक घटना है। आगे, यहाँ नदियों के ऊपर बनाए गए बहुउद्देशीय परियोजना भी एक कारण बन जाती है। अब वही बड़े बड़े बांध बन गए, नदियों का जल रोका जा रहा है, ठीक है, इस वजह से भी ये घटनाएं घटती हैं, क्योंकि काफ़ी सुभेद इलाका है, मिट्टी वहाँ पे उतनी मजबूत नहीं होती है, इस वजह से। आगे, तेजी से फैलते नगरीकरण मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हर जगह घर पे घर बने पड़े हैं, पर्वतों पे बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं, टूरिज्म बन रहा है, होटल्स बन रहे हैं, तो ये मानकों का ध्यान नहीं रखना है कि वहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, समस्या पैदा हो रही है, भूकंप सीधी सी बातें बढ़ रहा है, तो ये कारण हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगला, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, आवास भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भी बना लेंगे लोग, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है ना। जनसंख्या बढ़ने से यही तो होगा भाई, सीधी सी बात है, जहाँ लगातार भूकंप आ रहा है हमें पता है, लेकिन हम जाके वहाँ भी बना लेते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है। चलिए आगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पिछड़ापन, सीधी सी बात है भाई, तभी तो हमें पता चल रहा है ना कि मानक नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पिछड़ापन है, शिक्षा और जागरूकता की कमी है, झूम कृषि और अत्यधिक निर्वणीकरण, मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है। अब पेड़ काटने से क्या होता है ना, देखो वहाँ पे जो मिट्टी है वो सुभेद्य हो जाती है, और वो मिट्टी बहुत तेज खसकती है, जहाँ उस पर हल्का सा बल पड़ा वो खिसक जाएगी, क्योंकि पहाड़ है, ढलाव है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग से लग रहा है, ठीक है। तब जहाँ वो हुआ तो क्या होगा, तुरंत के तुरंत बहुत तेजी से नीचे आएगा मामला और भूस्खलन होगा। भूस्खलन से क्या होता है मैंने बताया, और संरचना पे दिक्कत आती है, नीचे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है पृथ्वी के, फिर वही भूकंप आएगा ही आएगा। तो ये सब कारण हैं कहाँ, उत्तरी पूर्व राज्यों में भूकंप की बारबारता के, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भूकंप के जो आपदा प्रबंधन है उसको कैसे किया जाए ना, किस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि भूकंप का जो प्रबंधन है उसको आराम से कर लिया जाए और भूकंप से निपटने में सहायक हो जाए। जैसे नंबर 1, नए नए भ्रंशों की पहचान किया जाए कि कहाँ पे दरार है और कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, उन भ्रंशों की पहचान किया जाए। इससे क्या होगा, देखो अगर चीज़ें हमें पता होगी ना तो हम सबसे पहले जागरूकता फैला पाएंगे, लोगों को शिक्षा दे पाएंगे कि उधर ज़्यादा गतिविधियाँ करना खतरनाक हो सकता है, और सरकार उस पर रोक भी लगा सकती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, नए भ्रंशों की पहचान करना मस्ट है। इससे क्या होगा ना, देखिए जब चीज़ें बहुत अच्छे से मैपिंग के जरिए हमें चीज़ें पता हो जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो नगर पालिका है या जो नगर निगम है उसको बता सकते हैं, देखो भी यहाँ पे क्या करना है, आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा, है कि नहीं। चलिए
अब बात करते हैं हम बारंबारता एवं प्रभावित क्षेत्रों को नक्शे पर दिखाया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए। हर घर में, मैं तो कह रहा हूँ हर घर में एक नक्शा ऐसा होना ही चाहिए अगर आप उस इलाके में रहते हैं, जिससे ये पता चले कि ये प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप यहाँ आ सकता है या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं घटना घट सकती है, भूस्खलन हो सकता है। अगर उसका मैप होगा हमारे पास तो हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को या खुद ही वहाँ ना जाएं और वहाँ पे कोशिश करेंगे कोई जायदाद या ज़मीन लेने से बचें, है ना। क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, कुछ भी कर दिया जा रहा है पैसे के नाम पर, तो वो ना हो। अगर वो उस पर हम जागरूकता बना के रखेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया कि हमें क्या करना है, नक्शा बना के रखना है। ठीक है भाई, चलिए हो गया। अगली बात करते हैं भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण। अब जैसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार बारंबारता हो रही है, वो सुभेद इलाका है, वो तो हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उस इलाके में हम कोई भवन निर्माण बनाए या कोई इमारत बनाए तो वहाँ पे जो नगर निगम है, जो नगर पर जो इसको क्या करता है, एक तरह से निर्माण की व्यवस्था करता है या निर्माण के परमिशन देता है, तो वो क्या करेगा, रोक लगाएगा कि जब तक इमारत भूकंप रोधी नहीं होगी तब तक उसका निर्माण नहीं होगा। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि भैया कि जब भी भूकंप आएगा तो ऐसी इमारतें गिरेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं तो जान माल का जो हानि है वो कम होगी। ठीक है, या भूकंप में नुकसान भी होगा तो उस स्तर पे नहीं होगा, उसको भरा जा सकता है। नहीं तो पता चल रहा है पूरी तरह से इमारत गिर जा रही है, इतना पैसा लेके बंदे ने बनाया था, दोबारा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जीवन की वहाँ संकट बहुत आ जाते हैं, इसीलिए शुरुआत से ही ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। आगे बात करते हैं निर्वनीकरण पर रोक तथा पर्यावरण को संरक्षित करना बेहद जरूरी है। पेड़ तो कटने ही नहीं चाहिए। अगर आप देखें जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको यहाँ पे शामिल कीजिए, बिल्कुल शामिल कीजिए, बताइए कि लगातार वहाँ पे पेड़ कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। टोटल में क्षेत्र में बढ़ा है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात देखें तो वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट की कमी हुई है, मतलब पेड़ कटे हैं, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका है तो वो लकड़ी पर ही ज़्यादातर रहते हैं, खाना बनाने में, हर चीज़ को लेके। तो इस वजह से निर्वनीकरण पर रोक लगना ज़रूरी है। सूखी लकड़ियों का प्रयोग हो, हरे पेड़ न कटें। ठीक है, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। चलिए आगे, खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण हो और अवैध खनन हो रही है तो उसको प्रतिबंध लगाया जाए, ज़बरदस्त जांच हो उस पर, है ना। ये चीज़ें करनी है, नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। तो खनन प्रक्रिया क्या करनी है, अवैध हो तो ठीक, अगर अवैध है तो उस पर नियंत्रण या उस पूरी तरह से रोक लगाया जाए, ज़बरदस्त। ठीक, और खनन प्रक्रिया को ऐसा ना हो कि अनियंत्रित खुदाई हो रही है, ठीक है, तो उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये सब बातें आप ना जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे कहीं पर भी तो आप उसको बता पाएँ। ध्यान रखना, इंटरव्यू में यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है तो आप कितने पॉइंट्स खोल पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वन शॉट में चीज़ें याद रहें अच्छे से। आगे लोगों सॉरी हाँ, लोगों को मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से प्रशिक्षण देकर जिसमें वे खुद बचाव कर सकें। भाई मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मन पता चला भूकंप आ गया, आप डर गए और डरने की वजह से क्या हुआ, बहुत कुछ आप और खो सकते हैं। अगर मानसिक एवं शारीरिक रूप से आप प्रशिक्षित हैं और आपको अलग से प्रशिक्षण दिया गया है तो आप जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आप वहाँ पे ना बहुत तेज़ी से क्या कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं और अपने परिवार की हेल्प कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हर व्यक्ति अपने परिवार को ही बचा ले तो बहुत बेहतर होगा, तो बहुत कम जान मान की हानि होगी कि नहीं। बिल्कुल। अगला, स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल सुविधाओं का उचित प्रबंधन का किया जा सके। इसके पहले देखो हमने और भी आपदा प्रबंधन पे बात की है, वो सब भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हमने बात की किसके बारे में, भूकंप के बारे में। बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है। ध्यान रखना, जैसा भी सवाल आए बस उसको क्या करना है, मॉडिफाई करके अपने उत्तर में आपको लिखना है। ठीक है, कंटेंट यहीं से उठाना है, लिखना यूपीएससी के मॉडल पे है, बस जो वो पूछेगा वही लिखेंगे, कंटेंट यहीं से उठाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं बाढ़ की। ठीक है, छोटी सी बातें ध्यान रखिए, उसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर बाढ़ की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल आप देंगे, या कोई नई बाढ़ आई है, कोई रिपोर्ट में है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नदी की परिवहन क्षमता से अधिक हो जाने से जल प्रकृति तटबंध तोड़कर क्षेत्र में जल प्लावित हो जाना ही बाढ़ की संज्ञा में आता है। भाई जो नदी का जो परिवहन क्षमता है जब वो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा,
तो वही क्या है, बाढ़ है। अब देखो बाढ़ के भी दो कारण है, वही कौन कौन से, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। वर्षा की अधिकता हो जाना ये प्राकृतिक कारण है, वर्षा थोड़ी ना रोक पाओगे। चक्रवात जैसी घटनाएं आ जाए, बादल फट जाए, सुनामी आ जाए, तब भी बाढ़ आ जाती है। नदी मार्ग में परिवर्तन, ध्यान रखना, नदी मार्ग में परिवर्तन भी क्या है, क्या है, बाढ़ का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, और कई नदियां हैं ऐसी, जब बहुत बाढ़ आती है तो अपना परिवर्तन ही चेंज कर सकती हैं, मतलब अपना जो उनकी जगह है वही बदल जाती है, तो भी बाढ़ आ जाती है। आगे, ग्लेशियर के टूटने और तेज़ी से पिघलने से भी बाढ़ आ जाती है। जैसा आपने उत्तराखंड में कई बार देखा होगा कि ग्लेशियर टूट गया है ना, और बहुत तेज़ी से बाढ़ आ जाती है, अचानक से बाढ़ आ जाती है। ये प्राकृतिक घटना है, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। आगे, जलवायु परिवर्तन में से, जो जलवायु परिवर्तन है उससे शुष्क प्रदेशों में बाढ़ जैसे हालात आ रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण बन गई है। तो राजस्थान का बाड़मेर इलाका, अब जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मानवीय हस्तक्षेप की वजह से ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जैसे राजस्थान के बाड़मेर में भी बाढ़ आई, अब अचानक से वो बाढ़ आ गई है ना, तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही है। वैश्विक तापन, वैश्विक तापन से क्या होगा, अचानक से कहीं क्या हो जाएगा, आपदाएं घट जाएंगी, बादल फट जाएगा, सुनामी आ जाएगी, तो ये क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं जो बाढ़ के लिए सर्वोचित हैं, होती ही हैं। मानवीय कारण, खनन, जैसे किसी नदी में खनन हो रहा है और पता चला खनन इतना ज़्यादा हो गया कि पानी का जो स्थिरता है वही नहीं रह पाई है, पानी इधर उधर कट के बह रहा है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है। मृदा अपरदन, मतलब मृदा का कट के जाना क्यों होगा, क्योंकि हमने निर्वलीकरण मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए। अब पेड़ काटने से क्या होगा, मृदा का क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है, लगातार मिट्टी कट रही है, तो पानी क्या होगा, इधर उधर के क्षेत्रों में फैल जाएगा, है कि नहीं। आगे है कृषि भूमि का विस्तार, आजकल देखे होंगे यहाँ तक कि नदी का थोड़ा सा पानी सूख गया ना तो वहाँ भी लोग कृषि कर ले रहे हैं, तो लगातार जो कृषि है ना उसकी भूमि का विस्तार हो रहा है, इसकी वजह से भी बाढ़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो हम नदी के क्षेत्र में जा रहे हैं ना, तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, नदी तो वहाँ तक हर बार पहुँचती है, तो सब कहते हैं बाढ़ आ गई, भैया बाढ़ नहीं आई, नदी में तुम गए हो, वो नहीं आई है तुम्हारे पास। ठीक है, क्योंकि कृषि भूमि का विस्तार ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे, औद्योगिक कचरे नदी के मार्ग को अवरोध पहुंचा रहे हैं। देखो आजकल सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि औद्योगिक कचरे बहुत ज़्यादा नदी में फेंके जा रहे हैं। सरकार रोक लगा रही है नो डाउट, लेकिन इस वजह से भी क्या हो रहा है कि भाई बहुत बड़ा कचरा गया, वो फंस गया, तो उससे क्या हो रहा है, नदी का मार्ग अवरोध हो रहा है और पानी दूसरी तरफ से बहने लग रहा है, तो ये भी क्या है, बाढ़ का एक कारण बन जाता है। आगे की बात करें तो जलवायु परिवर्तन तथा ठोस कदम न उठाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो बाढ़ में आगे बढ़ रही है। अब देखिए आपको करना क्या है, जो टोटली हमने पढ़ा अभी तक, इसका आप सबसे बेस्ट उपयोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि बाढ़ किस प्रदेश में आ रही है, किस हिसाब से आ रही है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमें आपदा प्रबंधन पढ़ना है। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछेगा ही नहीं यूपीएससी कि उसके बाढ़ के कारण क्या हैं, कभी नहीं पूछेगा, वो हमेशा आपसे प्रबंधन के बारे में पूछेगा कि आप किस हिसाब से ना चीज़ें कर सकते हैं, और प्रबंधन के बारे में हमने स्टार्टिंग में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ सवाल पढ़िए, ठीक है, सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सवाल में यही कह रहा है भूकंप की बारंबारता क्यों है, लगातार क्यों है, उसकी विशेष कारणों की खोज कीजिए। ठीक है, और परिवहन के अत्यधिक विकसित ना होने के कारण भी आपदाओं का प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि क्यों हुई है, हमने परिवहन तो बढ़ाया नहीं, फिर भी क्यों हो गई। ठीक है, तो इन सब सवालों का जवाब ढूंढना है। ध्यान रखना जीएस पेपर 1 में भी ये है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं। हम लोग वहाँ पे जब ये पढ़ेंगे ना तो जो भी आपका आपदा प्रबंधन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप जितनी आपदाएं हैं उनको भी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब उसका मसला है, ज्योग्राफी का है, आपदा प्रबंधन से उसका संपर्क नहीं है। आपदा प्रबंधन में सिर्फ प्रबंधन पढ़ना है, और वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है इसका नोट होना चाहिए, बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, उसी को क्या करिए, बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर की उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है। जब आप इसको करेंगे, लिखेंगे, शॉर्टकट लिखिए, अट्रैक्टिव क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए करंट अफेयर में क्या मुद्दा रहा है, वहाँ से भी चीज़ों को उठा के वहाँ पे डालिए। यही सब चीज़ तो लर्निंग प्रोसेस है। अगर ये टॉपिक ख़त्म हुआ है तो आपको यही करना है। विज़न आईएएस की या किसी भी जिसको आप पसंद करते हैं उनकी नोटबुक उठाइए, उनकी मैगज़ीन उठाइए, पिछले 5 महीने की, 6 महीने की, उसमें देखिए आपदा प्रबंधन पे कोई इश्यू आया है तो क्या क्या हुआ है, कुछ करंट चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कीजिए। ये आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। हर चीज़ मास्टर करा के नहीं देगा, ये करना पड़ेगा। ये बता रहा हूँ, इसको करिए। ठीक है, इसका करेंगे उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग एक नई यूनिट लेकर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। और जीएस पेपर 3 बहुत आप कंप्लीट करना है, बहुत तेज़ी से कंप्लीट कराऊंगा, चिंता ना कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।